Welcome to Study for Civil Services. Today is 4th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. और अभी यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है. प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो इनसे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से. यहां पर बात हो रही है हे मार्केट नरसंहार के बारे में, मास केयर के बारे में. तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हे मार्केट मास केयर जो है वो कहां पर हुआ था. तो याद रखना, ये शिकागो में हुआ था. कब हुआ था? 4th of May 1886 को ये हम लोग को देखने को मिला था. ये एक बहुत बड़ा इवेंट था. यहां पर आप फोटो में देख सकते हो कि लोग बाग जो है वो सड़कों पे इकट्ठा हुए हैं. तो यहां पर क्या हुआ था, लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया था. लोग बाग जो है वो सड़कों पे आ गए थे, लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी. और ये कौन लोग थे? ये वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, लेबर्स थे, वर्कर्स थे. तो इन्होंने जो है वो स्ट्राइक कर दी थी, रोडों पे उतर आए थे. और ये किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो इनकी डिमांड थी कि 8 घंटे का वर्क डे होना चाहिए. जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, 9 to 5 की जॉब, 8 घंटे की जॉब. तो ये जो कानून जो आया है, ये लीगल टाइम जो हम लोग को देखने को मिलता है कि एक वर्कर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना है. तो ये जो लीगल टाइम हम लोग को जो देखने को मिलता है, उस लीगल टाइम के बनने की वजह ही है हे मार्केट मास केयर. तो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए कि जो 8 घंटे का वर्क आवर्स जो है उसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, या फिर किस इंसिडेंट्स के चलते ये 8 घंटे का वर्क डे जो है वो शुरू हुआ, यानी कि लीगल टाइम 8 घंटे का वर्कर्स के लिए शुरू हुआ. तो ये हे मार्केट मास केयर के चलते हम लोग को देखने को मिला. ठीक है, इस इंसिडेंट्स को लेकर देखने को मिला. अब आप आगे की स्टोरी देखो. तो यहां पर जब लोग इकट्ठा हो गए एक साथ, तो यहां पर पुलिस आई और पुलिस जो है वो लोगों को हटाना शुरू कर दिया. पुलिस ने डिसबर्स करना शुरू कर दिया. अब इसी बीच देखने को मिला कि किसी ने पब्लिक के बीच में, क्राउड के बीच में एक बॉम्ब फेंक दिया और उसके चलते भगदड़ मच गई. और भगदड़ मचने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां मारना शुरू कर दी लोगों को, वर्कर्स को. और उसके चलते कहा जाता है कि 4 प्रदर्शनकारी जो है, डेमोन्स्ट्रेटर जो है, उनकी हत्या हो गई. और जो वर्कर्स के जो सैक्रिफाइस थे उसको देखते हुए नेशनल कन्वेंशन हम लोग को शिकागो में देखने को मिली थी 1884 को, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के द्वारा. और उस बीच डिसाइड कर लिया गया कि लीगल टाइम जो होगा वर्कर्स के लिए काम करने के लिए वो 8 घंटे का होगा. अगर कोई भी व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा किसी भी लेबर्स को, वर्कर्स को अगर काम करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि देखो, ये जो समय जो था ना 1886 का और इससे पहले का जो समय था, उस समय वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था. उनको 12-12 घंटे, 15-15 घंटे जो है वो काम करवाया जाता था. तो उनको पैसे जो है वो एक्स्ट्रा काम के नहीं दिए जाते थे. फिर जब ये कानून बन के आया, 8 घंटे का फिक्स टाइम जो है वो डिसाइड हुआ कि एक वर्कर को 8 घंटे से ज्यादा जो है वो काम नहीं करवाना है. और अगर कोई एम्प्लॉयर करवाता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस वर्कर को, वो उस एम्प्लॉई को या उस लेबर को एक्स्ट्रा अमाउंट दे, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे दे, एक्स्ट्रा वेजेस दे. जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, आपके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, वो बोलते होंगे कि यार मैं ओवर टाइम कर रहा हूं. तो जो भी लोग ओवर टाइम करते हैं उसका उनको बोनस मिलता है, उनकी सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है उनको. ठीक है, तो ये चीज यहां पर बनी थी. 8 घंटे का जो लीगल टाइम जो हम लोग को वर्कर्स के लिए देखने को मिलता है, वो इसके चलते हम लोग को देखने को मिलता है. अब ये इंसिडेंस हुआ था, कब हुआ था? 4 मई को हुआ था. बट हम लोग को देखने को मिलता है कि 1 मई को लेबर डे जो है वो मनाया जाता है. और लेबर डे बनाने के पीछे ही ये इसका हम लोग को कारण देखने को मिला था. जो ये हे मार्केट जो मास केयर जो हुआ था ना, इसी को देखते हुए और इस इवेंट को श्रद्धांजलि देते हुए सेकंड इंटरनेशनल, जो कि एक पैन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी की, उन्होंने डिसाइड किया
1891 को कि 1 मई जो होगा वो लेबर डे के तौर पर देखने को मिलेगा। फिर इसीलिए हम लोग 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे की तरह देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो न्यूज़ में अभी रिसेंटली 1 मई गया है, तो ये लेबर डे हम लोग को देखने को मिला था, इंटरनेशनल लेबर डे, तो इसलिए हम लोगों ने इस हे मार्केट मैस्केयर को डिस्कस किया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंटरनेशनल लेबर डे के पीछे का जो इवेंट है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, तो वो मतलब किससे रिलेटेड है। तो अगर हे मार्केट इंसिडेंट्स लिखा हो या फिर हे मार्केट मैस्केयर लिखा हो तो आप उस ऑप्शन को मार्क करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर है यहां तक पूरी बात है आप लोगों को। अब इंटरनेशनल लेबर डे से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जान लो, जैसे कि इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है या फिर इसको मे डे भी कहा जाता है सिंपली, ठीक है। और इंडिया के अंदर पहला सेलिब्रेशन इंटरनेशनल लेबर डे का या फिर सिंपली लेबर डे का ये हुआ था मद्रास के अंदर, जो कि आज की डेट में जिसको हम लोग चेन्नई बोलते हैं, उस समय वो मद्रास थी। तो मद्रास के अंदर ये हुआ था और ये लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा हम लोग को देखने को मिला था 1 मई 1923 को। तो इस समय इंडिया के अंदर हुआ था ये, ठीक है। तो ये चीज बस आप लोग को थोड़ी बहुत चीजें क्लियर रखनी है इससे रिलेटेड, और इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस कि जैसे कि आप लोग को कुछ डाउट्स वगैरह अगर आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा एक टेलीग्राम की एप्लीकेशन जो है वहां पर हमारा एक और चैनल है, डिस्कशन ग्रुप है, IASPCSGYAN, ज्ञान के नाम से, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको सर्च कर लीजिए। ये हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पर बच्चे आकर आपस में डिस्कशन करते हैं, वेरियस डाउट जो है वो अपने क्लैरिफाई करते हैं, और ये एक स्टडी ग्रुप की तरह देखने को मिलता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके मैं जो भी चीज आपको बढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो भी वो डाउट वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मेरे रेगुलर व्यूअर्स अगर आप हैं तो आपको पता है कि हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले करते हैं, जिसका आंसर आपको हैंड रिटन नोट्स के तौर पर लिखकर जो है वो रखना पड़ता है, या फिर हैंड रिटन नोट्स आपके उसको बनाने पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स को आप यहां पर पोस्ट कर सकते हो। अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब मेरी ही एक स्टूडेंट है जिनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आया था, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर यानी कि मैं आपको जो है वो आंसर जो है वो दे सकता हूं कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कि मैं अगर आपको आंसर देता रहूंगा तो उनके पास एक मोटिवेशन रहेगा कि वो डेली जो है वो मुझे आंसर लिखेंगे, तो मोटिवेटेड रहेंगे कि यार मैं जो है वो उस आंसर को चेक कर रहा हूं। तो तब एक आइडिया आया कि यार हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर आप अपने जो आंसर्स हैं उसकी फोटो खींचकर जो है वो भेज सकते हो, क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए अक्सर कहता हूं कि आप अपने नोट्स जो है वो हैंड रिटन बनाओ, क्योंकि बहुत जरूरी होता है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस आपकी करना। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार के कई बार मैं आपको मेंस के भी क्वेश्चन देता हूं, तो ऐसी चीजें जो है वो आप यहां पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के आंसर वगैरह चेक करके उनको एक आइडिया भी मिलेगा कि अच्छा आंसर लिखने का, और फिर मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हम लोग को रोज करना है, डेली करना है। तो ये इसके लिए ये डिस्कशन ग्रुप जो है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशली हमारे रेगुलर व्यूअर्स। अब कहीं आ जाते हैं वापस अपने लेक्चर पे। तो पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। तो इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो विलेजेस में ओपन किए गए हैं, जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, एक स्टोर आपको दिखाई दे रहा है, एक सेंटर, एक दुकान टाइप की आपको दिखाई दे रही है। तो हमारी कंट्री के जो गांव हैं वहां पर इस प्रकार की जो स्टोर्स हैं, सेंटर जो है वो ओपन अप करवाए हुए हैं। और इस सेंटर के अंदर क्या होता है, इस सेंटर के अंदर जो गांव के लोग हैं उनको हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, हर प्रकार की। जैसे कि उनको अगर आधार कार्ड को से एनरोल करना है तो वो लोग को ऑप्शन मिल जाता है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो ऑप्शन मिल जाता है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम वगैरह फॉर्म भरना रहता है तो वो भी यहां पर आकर एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो हर प्रकार की, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, इनकम सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हर प्रकार की डिजिटल सर्विसेज जो है वो इस सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर हम लोग को ये देखने को मिलता है। अगर आता है कॉमन सर्विस सेंटर क्या है तो आपको पता लग गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर हमारी कंट्री का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है तो उसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करता है ये। जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड किया जाता है। अब मैंने आपको दिखाया भी कि ये दुकान जो है जैसे कि इस प्रकार की ये ओपन अप करवाई गई है गांव में, तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर जो है वो ओपन किया गया है सिटीजन्स को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि गवर्नेंस और सर्विस ऑन डिमांड जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, जिसमें कि वेरियस डिजिटल सर्विसेज जो है वो लोगों को, व्यक्तियों को, सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट जो है वो करवाया जाता है सिटीजन्स का, तो जिससे कि सिटीजन जो है वो डिजिटल सर्विसेज एक्सेस कर पाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, उसको फुलफिल करता है CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। क्लियर है यहां तक पूरी बात है। अब देखिए, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, तो बताया गया है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते गांव क्षेत्रों में एसेंशियल गुड्स का फ्री फ्लो बरकरार रहे, इसके लिए सरकार ने 2000 कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर काम करने का सोचा है, डिसाइड किया है, ठीक है। और हमारी कंट्री के अंदर
लगभग 4 लाख के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर का बेनिफिट 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री के उठा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं अगर आपको यानी कि अगर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या इस प्रकार की डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ आती है, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग करते हुए मेंस में इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। हालांकि न्यूज़ में ये जो चीज़ आई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आखिरी वाली लाइन मेंस के लिए बस इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, और बाकी सीएससी क्या होता है इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आराम से कर लोगे। अब इस न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े तो देखिए, सेंट्रल विस्टा कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो अब बन जाएगी। और मैं आप लोग को बता दूं, हालांकि मैंने इस टॉपिक को आप लोग को अक्टूबर 2019 में करवाया हुआ है, बट अभी के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखना सेंट्रल विस्टा कमेटी की, क्योंकि डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल विस्टा कमेटी किससे रिलेटेड है। तो याद रखना कि इस कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो बनेगी, कंस्ट्रक्ट की जाएगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, और इस प्लान को फाइनल अप्रूवल जो है वो सेंट्रल विस्टा कमेटी ने दे दिया है। इस कमेटी के जो हेड है वो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के एडीजी हम लोग को देखने को मिलते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये कमेटी की मीटिंग हुई थी और फाइनली इस कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का। तो आप देख सकते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लो अगर चाहो तो, इंटरेस्ट हो अगर आपको तो वीडियो को पॉज करके। जैसे ये हमारा इंडिया गेट हम लोग को दिखाई दे रहा है, राइट, और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, आप लोग कभी आप गए होंगे दिल्ली में तो आपने देखा होगा इस प्रकार का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो बनने वाली। तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पर बनेगा, न्यू प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस वगैरह यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से बस जनरली। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट गाइस वेट फॉर नाउ, अभी एक डाउट था आप लोगों का पेपर 3 के अंदर सैटरडे वाले ट्यूटोरियल में, तो उस डाउट को पहले क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद फिर पेपर 3 की शुरुआत करते हैं। तो देखो गाइस, काफ़ी सारे बच्चे जो है, जब मैंने आपको सैटरडे को सेक्स हार्मोन पढ़ाया था तो उनमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का कॉमन डाउट आया था, ये स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन को लेकर। तो इस चीज़ को आप पहले समझ लो, राइट। तो बच्चों का कहना ये था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा, ये 1 2 3 जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि एस्ट्रोजन जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर लिखा है कि एड्रीनल ग्लैंड्स और टेस्टिस जो है मेल्स के अंदर वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लोगों का कहना था ये गलत है, और ये भी गलत है कि प्रोजेस्टेरॉन, या फिर लोगों ने बोला था कि 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। तो सिंपल जो कॉमन जो डाउट था वो ये था कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेल में नहीं होता है। बट गाइस देखो, यूपीएससी इसी प्रकार से जो है वो आपको कंफ्यूज करके आपको बाउंसर फेंकती है और आपको उसको खेलना है और उसमें सिक्सर मारना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। तो देखो, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेल फीमेल दोनों का ही हार्मोन है। अब कैसे है, तो इस कंसेप्ट को आप समझो। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एक्चुअल में तो प्राइमरी फीमेल हार्मोन हम लोग को देखने को मिलता है, बट मेल्स को प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता होती है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि सर प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में होता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल के अंदर होता है, बट टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए ही प्रोजेस्टेरॉन को की आवश्यकता होती है। मेल को प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए, और मेल का जो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है और टेस्टिस जो होता है वो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। तो हेंस ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा कि मेल और फीमेल दोनों में ही हम लोग को प्रोजेस्टेरॉन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस डाउट को जो है वो बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लो, क्लियर करो, क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ फेंकती है और उसमें लोग कंफ्यूज होकर आंसर गलत कराते हैं, और आप मेरे स्टूडेंट तो आप आंसर गलत नहीं करोगे, राइट। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक सिंपल क्वेश्चन भी अगर आपसे स्किप हो जाता है या आप हड़बड़ी में आंसर गलत कर जाते हैं तो वो बाद में अखरता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 या 2 क्वेश्चन से रह गए हैं, राइट। तो ये गलती जो है वो आप लोग के साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन अगर आता है इस प्रकार का तो उसको भी अच्छे से देखो, राइट। अनटिल अनलेस आपके पूरे डाउट जो है वो उससे रिलेटेड क्लैरिफाई ना हो तब तक आगे मत बढ़ो, क्योंकि मेन जो यूपीएससी का गेम होता है वो कंसेप्ट का हम लोग को देखने को मिलता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, आपने उसको अपने दिमाग में, जहन में बैठा लिया, उसके बाद फिर आप आंसर जो है वो कोई भी कर जाओगे। और जैसे कि अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप क्या कर सकते हो कि हमारा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, IAS PCS ज्ञान, ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, तो इस पर अगर आप आ जाओगे तो इस पर मैं भी जो है वो आपसे एक्टिव होऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपको मुझसे भी अगर कुछ पूछना पाछना है तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
और अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं पेपर 3 की न्यूज की तरफ। ओपन बजट सर्वे के बारे में, ये एक सर्वे की हम लोग बात करेंगे, सर्वेक्षण की बात करेंगे। 117 कंट्रीज का सर्वे लिया जाता है ओपन बजट सर्वे का। ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है आईबीपी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा। अब कंसेप्ट को आप समझो, किसका सर्वे है ये? बजट का सर्वे। बजट क्या होता है? तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए बजट का टॉपिक और इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जानते हो बजट क्या होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बजट को बोलते हैं, याद आ रहा है ना? तो इसमें क्या किया जाता है, बजट के अंदर ये बताया जाता है कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग स्कीम्स के लिए सरकार कितने पैसे एलोकेट कर रही है और किस प्रकार से वो आने वाले साल में काम करने वाली है। तो ये चीज की इंफॉर्मेशन हम लोग को जो है वो बजट में मिल जाती है कि नहीं? यही होता है ना बजट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हम लोग को सरकार का देखने को मिलता है। तो ये सर्वे क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज को एनालाइज करता है। किसके ऊपर बेस्ड इनकी एनालिसिस होती है कि उस कंट्री का जो बजट सिस्टम है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और फिर ये अलग अलग कंट्रीज को 0 to 100 के स्कोर पर रैंकिंग देता है। अब ये बजट कितना ट्रांसपेरेंट है, उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर जो बजट सिस्टम है वो कितनी बेहतर इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड कराता है, यानी कि बजट की जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को कितनी मिलती है, और मतलब क्या पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा, तो ये दूसरा पॉइंट। तो ये दो चीज के आधार के ऊपर बेस्ड हम लोग को पूरा सर्वे देखने को मिलता है। यानी कि पहले तो ये क्या करते हैं, पूरी कंट्रीज के बजट सिस्टम जो है वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर ये पता लगाते हैं कि उस कंट्री का जो सर्वे जो बजट है वो कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड करा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि कितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि कितनी सही जानकारी पब्लिक को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये दो चीजों के आधार के ऊपर 0 to 100 के स्कोर में अलग अलग कंट्रीज को रख दिया जाता है, फिर उनकी रैंकिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 53rd हम लोग को देखने को मिल रही है। 100 के स्कोर में से इंडिया ने 49 स्कोर किया है। ये स्कोर हमारा अच्छा है, बट जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं चाइना को छोड़कर उनका स्कोर हम लोग से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लोबल एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल एवरेज 45 है, बट इंडिया का स्कोर हम लोग को 49 देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडिया ने ग्लोबल एवरेज से बेहतर स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया है। और इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कि इंडिया का जो बजट जो है वो एक तो टाइम पर निकलता है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंडिया के बजट में हम लोग को देखने को मिलती है। अब इस चीज को, इस पॉइंट को आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप रिकॉर्ड कर लो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से। इसमें आप जैसे कि अगर कभी बजट का क्वेश्चन आ जाए मेंस में, या फिर आपको गवर्नमेंट का क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट के बारे में अच्छी चीज बताओ, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इस प्रकार से कुछ, राइट, तो आप ये वाली चीज भी अच्छे से चिपका सकते हैं कि हमारा जो हम लोग बजट सिस्टम जो है हमारा मतलब वर्ल्ड लेवल पर वो टाइमली पब्लिश होता है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने सिटीजन्स को, राइट। तो ये एक काफी अच्छी मतलब पॉइंट आपको मिल जाएगा। और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं सोर्स की, ओबीएस ओपन बजट सर्वे जो है वो ये आपका सोर्स है। अब देखो ओपन बजट ओबीपी ओपन बजट जो सर्वे हम लोग को देखने को मिलता है, ये बेसिकली इसने कुछ सजेशन भी जो है वो दिए हुए हैं इंडिया को। किस प्रकार के सजेशन है कि इंडिया को बजट के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन करना चाहिए, एडिक्वेट स्पेस जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, कि पब्लिक भी जो है वो बजट में पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि अपने विचार वगैरह रख सके, बता सके कि सरकार जो है वो किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च करे, किस सेक्टर में ज़्यादा काम करे, राइट। इसके अलावा कहा गया कि एनुअल बजट से पहले सरकार को रिलीज करना चाहिए एक प्री बजट स्टेटमेंट, और इस प्री बजट स्टेटमेंट में जब ये रिलीज करेंगे तो उसमें क्या फायदा मिलेगा कि जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं वो उनके प्री बजट स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज कर पाएंगे, यानी कि उसकी जांच वगैरह कर पाएंगे, और पब्लिक भी उसकी जांच कर पाएगी, राइट, कि सरकार जहां पर खर्च कर रही है क्या वो सही सेक्टर पे ही खर्च कर रही है, और इनका जो इतना खर्च करना है वो क्या सही है कि नहीं है, और प्रीवियस ईयर पे जो उन्होंने खर्च किए हैं उसके भी हम लोग को चीजें बजट के अंदर देखने को मिलती, तो वो पूरी स्क्रूटनाइज यानी कि उसकी पूरी जांच जो है वो लेजिस्लेचर भी कर पाएंगे और पब्लिक भी कर पाएंगे, जिससे कि एक हेल्दी डिबेट जो है वो फिर हम लोग को कंट्री में साइंटिफिक तरीके से देखने को मिल सकेगी। तो ये भी एक काफी अच्छा इनका हम लोग को सजेशन देखने को मिल रहा है, और ये वाली चीज भी जो है आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि OBS इस सर्वे के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं चाइना को छोड़कर उन्होंने इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहां पर अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको डेवलप, यानी कि हम लोग देखते हैं ना वर्ल्ड में एक डेवलप्ड कंट्रीज है और एक डेवलपिंग कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज का टैग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे मिलता है, तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा चुका है। 16 अप्रैल का एक मेरा लेक्चर है, यहां पर आपको 9 मिनट 15 सेकंड पे जाना है। यहां पर आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक दिखाई देगा जहां पर थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने WTO के बारे में डिस्कस करी है। फिर मैंने यहां पर आपको ये डेवलपिंग कंट्रीज का टैग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे मिलता है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक यूएसए की एक कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिली थी चाइना को लेकर। कंट्रोवर्सी नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ था कि यूएसए ने अक्यूज किया था चाइना को कि चाइना डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है और उसके तहत वो काफी सारे बेनिफिट्स उठा रहा है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी के अंदर चाइना आता है, बट एक्चुअल में उसकी GDP काफी अच्छी है,
एक डेवलप्ड कंट्री की तरह हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का नाम लेकर वेरियस फैसिलिटीज जो है वो WTO की उठाता है, एंजॉय करता है। तो इसको लेकर यूएसए ने चाइना को जो है वो अक्यूज किया था, ब्लेम गेम खेला था चाइना के ऊपर, और इसी को लेकर मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आप जाकर ये देख सकते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो ओनली करंट अफेयर्स का हमारा यूट्यूब का एक चैनल है, यहाँ पर आप जाइए और अब यहाँ पर 16 अप्रैल 2020 के लेक्चर को देखिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है यहाँ पर एक वेबसाइट के बारे में आ रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा एक वेबसाइट, एक पोर्टल जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली पोर्टल जो है ये क्या फायदा प्रोवाइड कराएगा, तो देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक पोर्टल है, यानी कि इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये MSME सेक्टर को ही फायदा पहुंचाएगा। अब ये पोर्टल का नाम क्या है, बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च। तो बैंक ऑफ स्कीम्स यानी कि स्कीम का एक बैंक है ये, यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार की स्कीम्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। सभी यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती हैं तो उनकी सभी की सभी स्कीम्स यहाँ पर मौजूद होंगी, उनकी पूरी की पूरी मतलब चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी, जिससे कि MSME को फायदा हो, राइट। तो MSME के फायदे वाली पूरी स्कीम्स यहाँ पर एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर पब्लिक से कहा जाएगा कि पब्लिक अपने आइडियाज जो है वो यहाँ पर लेकर आए, कंट्रीब्यूट करें अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशन को, अपने रिसर्च को MSME सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ उनके आइडियाज की यहाँ पर रेटिंग भी की जाएगी, यानी कि दूसरे लोग उनके आइडियाज अगर अच्छे आइडिया होंगे तो उसको रेटिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बस बेसिक चीजें, बस आप ध्यान रखो में। तो अगर क्वेश्चन आता है हिजबुल्लाह क्या है, तो फटाक से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से टिक मत मारना, क्योंकि ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो हम ऑप्शन को देखेंगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा होगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे में लिखा होगा पॉलिटिकल पार्टी इन लेबनान, क्योंकि लेबनान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो और तीसरे ऑप्शन में बोथ लगा होगा, तो आप बोथ ऑप्शन को जो है वो मार्क करेंगे, क्योंकि ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी है और अब जर्मनी ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग कुछ समय पहले नहीं देखा था, ये यूएसए ने ईरान की एक मिलिट्री विंग है, मतलब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, मिलिट्री विंग है ईरान के अंदर, तो उसको यूएसए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। वैसे ही जर्मनी ने लेबनान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब लेबनान की लोकेशन आप देख लो, ये मिडिल ईस्ट कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है लेबनान। आप मेडिटेरेनियन सी के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पैलेस्टीन, इजराइल, लेबनान ये देखने को मिल रही है, इजराइल के जस्ट बगल में, और ये सीरिया के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर सकती है, तो करती है कि इजराइल और सीरिया ये दो कंट्रीज के साथ ही अपनी लेबनान बाउंड्री जो है वो शेयर करती है, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये लेबनान कंट्री हमने देखी। अभी लेबनान में क्या चल रहा है गाइस, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब चीजों को अच्छे से समझना, ईरान का और इजराइल का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल के साथ अपनी बाउंड्री कौन शेयर करता है, लेबनान। और ईरान के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये ईरान ने ही यहां पर इंस्टॉल करी है 1980s के समय पे। क्यों इंस्टॉल करी थी कि लेबनान के अंदर जो शिया ग्रुप्स हैं उनको ये पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेक्ट करके रखे, उनको इकट्ठा करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, इसलिए इसने जो है वो यहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश करवाया था। अभी आपको याद है, आप चीजों को कनेक्ट करो, रिलेट करो, क्योंकि ये पूरा गेम जो है यूपीएससी का ये कनेक्ट करने का है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यमन के बारे में बात करी थी, आपको याद है, यमन एक कंट्री को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि यमन में काफी सारे क्राइसिस चल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से शायद पिछला हफ्ता ही हुआ होगा जब हमने यमन कंट्री को डिटेल में डिस्कस किया था कि यहां पर ईरान का इंटरेस्ट और हम लोग को सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो हमने क्या बात करी थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया यहां पर है, और एक ईरान जो है वो शिया कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, शिया, और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, सुन्नी मुस्लिम्स को ये सपोर्ट करती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस जो चलता है वो शिया और सुन्नी के ऊपर बेस बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वैसे ही हम लोग यहां पर जो लेबनान के अंदर जो देख रहे हैं कि ये जो शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इसका जो मेन मुद्दा जो चल रहा है ये बेसिकली इजराइल के साथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। इजराइल के साथ, क्यों इजराइल के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, क्योंकि ये सुन्नी मुस्लिम्स इसमें हम लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अब समझ आ रहा है, पूरी चीजों को रिलेट करो इस तरीके से भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो क्राइस चल रहा है वो शिया और सुन्नी को चल रहा है। अगर आप मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री पढ़ोगे तो पहले उस कंट्री को आप देखो कि वो कंट्री शिया कंट्री है या सुन्नी कंट्री है, फिर और अगर इसका क्राइसिस अगर दूसरी कंट्री के साथ चल रहा है तो आप ये भी चेक करो कि ये शिया का क्राइस है या सुन्नी का, यानी कि जो दूसरी कंट्री है वो शिया की है और सुन्नी की है, मतलब वो किसकी है। फिर उसके बाद आप देखो कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि देखो जो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनली जो क्राइसिस जो चलते हैं ना, उसमें ये रिलीजन वाली चीज तो होती ही नहीं है, पहली चीज, क्योंकि ये चीज रिलीजन वाली जो चीज होती है वो मेनली कॉमन लोगों के लिए होती है। ये पॉलिटिकल पार्टी या फिर दो कंट्रीज जो है वो सिर्फ
एक दूसरे के बेनिफिट को उठाने के लिए उस मतलब शिया सुन्नी का मुद्दा सामने रखती है, बट इनके बैकग्राउंड में जो इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने यमन कंट्री पढ़ी थी, तब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक बार प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखिएगा, वहां पर आपको यमन कंट्री के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहां पर मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि दो कंट्रीज के बीच में जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, किसी भी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो उसमें हम लोग को बाहरी से दिखाई देता है कि यार ये शिया और सुन्नी या फिर एक रिलीजन के ऊपर बेस चल रहा है, बट एक्चुअल में कोई भी कंट्री जो है, कोई भी किंग जो है, यानी कि दो एम्पायर्स के जो किंग है, जैसे आप हिस्ट्री में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि दो किंग में जब मुद्दा होता है तो वो ये मुद्दे को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो यूज करते हैं, और इस पर्सनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो रिलीजन का बहुत ज्यादा सपोर्ट लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, शिया और सुन्नी को सिर्फ ये बाहरी तरीके से दिखा रहे हैं, बट इनका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ और ही होता है। जैसे कि हमने यमन के केस में देखा था, यमन के केस में इसका पर्सनल इंटरेस्ट हम लोग को दोनों का क्या देखने को मिला था, ईरान की तरफ से तेल हम लोग को देखने को मिला था, सऊदी अरेबिया की तरफ से हम लोग को रूट देखने को मिला था, राइट, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके पास से जो है वो वाली जो लोकेशन है, वाला जो रूट है, वो सऊदी अरेबिया को मिलेगा अगर ये सऊदी अरेबिया यमन को सपोर्ट करेगी तो मेनली जो गेम होता है वो इंटरेस्ट का होता है। तो आप लोग को इस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस इस प्रकार से आपको देखने हैं और पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल सी चीज देखी कि जर्मनी के अंदर ये हिजबुल्लाह जो है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और उसके बाद फिर अभी हमने देखा पूरी स्टोरी की है जो शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ईरान ने इंस्टॉल किया था यहाँ पर, ठीक है। बस ये बेसिक फैक्ट अभी के लिए आप जानो, उतना ज़्यादा डिटेल में इसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये मामला मुद्दा जो है वो ईरान और इजराइल का बहुत उठेगा तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर जो यमन नाम की जो कंट्री है, देखो यमन भी आप देख लो, तो ये यमन आपको दिखाई देता है, यमन नाम की जो कंट्री है, ये इसका मुद्दा जो था वो अभी बहुत ज़्यादा उठ रहा था, बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ में देखने को मिला था। तब मैंने आपको एक ग्लिम्स जो है वो प्रोवाइड किया था प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, शायद रेगुलर व्यूअर्स को पूरा याद आ गया होगा, है ना। और यहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति जो है वो चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो इस मैप के अंदर हिजबुल्लाह मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लेबनान में कितना ज़्यादा है। हर तरीके से हिजबुल्लाह का मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरफ जो है वो लेबनान के अंदर फैला हुआ है पूरी तरह से। इसके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इसके इन्फेंट्री पोजीशंस है, और जर्मनी ने इसको भी बेसिकली हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में, एग्रेसिव आर्म्ड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रहती है कंट्री, राइट, क्योंकि इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है अलग तरीके से, ठीक है। चलो एनीवेज ये बस बेसिक चीज़ अब ऊपर तौर से अभी अब देखो, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, जितना मैंने आपको बताया उतना बस अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 3 प्रोडक्ट्स को अभी रिसेंटली मिला है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में काफ़ी डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फटाक से वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये और कोई 3 इंपॉर्टेंस तो जरूर लिखकर बताना जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। तो देखो ये एक टैग मिला है ब्लैक राइस को, काले चावल को एक टैग हम लोग को देखने को मिला है, और ये काला चावल जो है वो कहाँ का है, मणिपुर का, तो मणिपुर का ब्लैक राइस। तो ये चीज़ याद रखना, आप कभी कभी मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके एक तरफ लिखे रहते हैं, एक तरफ लोकेशन लिखी रहती है, और बोला जाता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले इस प्रोडक्ट को लोकेशन से मैच करो। तो ब्लैक राइस लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये मणिपुर का ब्लैक राइस है, और इसको चक हाउ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर एक टेराकोटा है, उसको बेसिकली जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा कडलाई मिट्टाई, अब ये मिठाई मत बोलना, मिट्टाई बेसिकली एक प्रकार का तमिल वर्ड हम लोग को देखने को मिलता है, और ये तमिलनाडु के अंदर कोविलपट्टी नाम की जगह है, वहाँ पर ये कडलाई मिट्टाई ये बेसिकली कैंडी होती है, इसको कैंडी बोलते हैं बेसिकली। ये मिठाई नहीं होती, कैंडी होती है, टॉफी टाइप की होती है, ये बेसिकली चिकी होती है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। पहले बात कर लें ब्लैक राइस के बारे में, तो डीप ब्लैक कलर की ये होती है, और कहा जाता है कि जो दूसरी वैराइटीज होती हैं राइस की, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, राइट, तो उससे वेट में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हैवी होती हैं, ठीक है। और ये बताया जाता है कि इसके हैवी वगैरह होने का कारण जो होता है वो उसमें एक एजेंट होता है जिसका नाम है एंथोसाइनाइन, इस एजेंट के चलते ये थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है, और डीप ब्लैक कलर की देखने को मिलती है ब्लैक। मिठाई बेसिकली मैंने आपको बताया कैंडी होती है, तो ये एक पीनट कैंडी है, ये मूंगफली की कैंडी हम लोग को देखने को मिलती है, मूंगफली वाली टॉफी देखने को मिलती है। ये वाली चीज़ आपने खाई भी होगी शायद, इसको पीनट चिक्की बोलते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है ये। तो ये बेसिकली पीनट्स यानी कि मूंगफली और जैगरी यानी कि गुड़, इसको मिलाकर बनती है ये, और ये तमिलनाडु का जो साउथ एरिया है वहाँ पर ये पाई जाती है, और काफ़ी टेस्टी होती है हालांकि ये। और इसमें जो पानी का उपयोग होता है वो बेसिकली कहा जाता है कि एक नदी है उसका यूज़ करते हुए इसमें पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये नदी का नाम है रिवर थमीरा बरनी, या फिर इसको ताम्रपर्णी के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रपर्णी नदी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये ताम्रपर्णी नदी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना तमिलनाडु में ये नदी लोकेटेड है। ये जीएस पेपर 1 में आपसे डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर टेराकोटा है इस प्रकार का,
तो यहाँ पर आर्टिस्ट जो होते हैं वो टेराकोटा बनाते हैं, ये पॉटर्स बेसिकली, ये टाउन के, गोरखपुर टाउन के, तो वो टेराकोटा बनाते हैं, अलग अलग जानवरों के फिगर का, जैसे कि एलिफेंट, हॉर्सेस, या फिर कई सारी मूर्तियाँ वगैरह भी इस प्रकार की बनाते हैं। तो ये टेराकोटा गोरखपुर का ये फेमस है और इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दे दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा के नाम से। अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस, तो देखो दो बॉलीवुड की महान हस्तियां जो है वो चली गई हैं, आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में सभी लोग, एक इरफान खान जी और दूसरे ऋषि कपूर साहब। तो ये दोनों की मृत्यु हुई है, राइट। अभी 2 दिन में ही हम लोग को देखने को मिला कि 29 अप्रैल जो है इरफान खान जी ने हम लोग को छोड़ा और 30 अप्रैल को ऋषि कपूर साहब ने छोड़ दिया, राइट। तो ये जो इनको जो कैंसर था वो क्या, कौन सा कैंसर था? न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। तो आपसे न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक रेयर कैंसर है जो कि बॉडी के स्पेशलाइज सेल्स को इफेक्ट करता है और ये ज्यादातर बताया जाता है कि न्यूरल और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, यानी कि वो सेल जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि उनमें हम लोग को ये देखने को मिलता है। और ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है एक प्रकार का, जो कि बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये बस बेसिक फैक्ट इससे रिलेटेड पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा 30 अप्रैल को ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई थी, तो इनको ल्यूकमिया कैंसर हुआ था। ल्यूकमिया अगर क्वेश्चन आता है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कैंसर का एक टाइप है जो कि ब्लड और बोन मैरो में पाया जाता है। और ये कब होता है गाइस? जब बॉडी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, यानी कि तेजी से वाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, काफी तेजी से रैपिड प्रोडक्शन वाइट ब्लड सेल का हम लोग को देखने को मिलता है और ये एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इन एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल के कारण क्या होता है कि ये इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते, राइट, और बॉडी की जो बोन मैरो की जो एबिलिटीज होती हैं उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब बोन मैरो क्या करता है गाइस? बोन मैरो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करते हैं? बोन मैरो की एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके चलते बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, राइट, और उसके चलते इंसानों की मौत हो जाती है। तो ये ल्यूकेमिया कैंसर इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इसके हम लोग ने काम देख लिया कि कैसे ये बॉडी को इफेक्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप समझे। तो पहली चीज तो ये क्या करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से शुरू करता है, ठीक है। अब एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल होते हैं तो ये इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलता है कि ये बोन मैरो की एबिलिटीज कुछ, यानी कि उसकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बोन मैरो जो प्रोड्यूस करता है वो रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है। तो बोन मैरो की इस एक्टिविटी को ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस फंक्शन को ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और फिर इसके चलते लोगों की जो है वो मौत होने लगती है। तो और ये बेसिकली दोनों में, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ही हो सकता है। तो ये ल्यूकेमिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम का नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यश इस प्रोग्राम का नाम है। प्रोग्राम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये साइंस एंड हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की बात कर रहा है, क्योंकि और इन्होंने फोकस रखा है कि कोरोना वायरस के समय पे आप देख रहे हो कि लोग बाग जो है वो कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहे। आपने देखा होगा काफी सारे व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह भी कि जिसमें अलग अलग अनसाइंटिफिक जो नुस्खे हैं वो बताए जा रहे हैं लोगों को कि ऐसा कर लो तो कोरोना वायरस भाग जाएगा, ये कर लो तो कोरोना वायरस भाग जाएगा। और काफी सारे लोगों के बीच में फेक इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा आ रही हैं, राइट, जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तो कहा गया है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए अबाउट साइंस एंड हेल्थ। तो इसको लेकर यहां पर फोकस किया गया है। इस प्रोग्राम का मेजर एम यह है कि पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो हर लेवल पर अच्छा रखा जाएगा, जिसके चलते ये जो रिस्क जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कि लोगों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन वाली भी प्रॉब्लम आती है और कई बार फेक कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचता है, फेक मैसेजेस लोगों तक पहुंचते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों के पास रिलीवेंट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इस पर टारगेट किया गया है। और दूसरी चीज़ पर जो टारगेट किया गया है वो ये है कि पब्लिक जो है वो अंडरस्टैंड करें अबाउट सेफ्टी मेजर्स, अबाउट द कंसर्न कि ये डिजीज जो है वो काफ़ी गंभीर है। तो इस कंसर्न को लेकर लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। तो ये दो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है NCSTC के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। तो इसके द्वारा ये यश प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ बस आप याद रखो इसके बारे में। अब गाइस इस न्यूज में बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर कर रही है SLF-MF स्कीम के तहत, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है म्यूचुअल फंड्स को। अब आपको पहले बैकग्राउंड समझना है और यहां पर आप अपना बिल्कुल दिमाग एक्टिव करके रखो, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अभी हम लोग को यह जानना है कि ऐसा क्या हुआ कि 50,000 करोड़ इतना ह्यूज अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है म्यूचुअल फंड्स को। तो देखो हुआ यह है गाइस, एक फ्रैंकलिन नाम की काफी बड़ी कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है और न्यूयॉर्क सिटी में इसका फाउंडेशन हुआ था।
इस कंपनी ने अपने 6 क्रेडिट रिस्क स्ट्रेटेजी डेबिट फंड को शट डाउन कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये डेबिट फंड क्या है? इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग समझते हैं। एक कंपनी है गाइस, एक कंपनी है, अगर इसको पैसा चाहिए, इसको पैसे की आवश्यकता है, कैपिटल की आवश्यकता। अब कैपिटल की आवश्यकता आप जानते हो कंपनी को होती है अपने ऑपरेशंस करने के लिए, राइट, अपना काम करने के लिए। तो इसको अगर पैसे की आवश्यकता है तो 3-4 तरीके से ये पैसे जनरेट कर सकती है, यानी कि कैपिटल को रेस कर सकती है। पहला तरीका है, या तो ये डायरेक्ट बैंक के पास जाएगी और बोलेगी मुझे पैसा चाहिए और वो लोन ले लेगी। बट बैंक से अगर इसको लोन चाहिए तो इसको बैंक के पास कुछ पेपर्स रखने पड़ेंगे, तो ये ज़्यादातर कंपनीज फिर बैंक से लोन नहीं लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनको कोलेट्रल रखना पड़ता है, जो कि उनके पास कई तरीके से नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को या फिर डिबेंचर जो है वो इशू कर सकती हैं कि शेयर होल्डर्स बन जाए, लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्टर बन जाए, शेयर परचेज कर लें इस कंपनी के। समझ में आ रही है? आपको पता होगा ये जनरल चीज़ आपको इसके बारे में कि कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू कैपिटल जो है वो रेस करती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है। बॉन्ड के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अब बॉन्ड के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, बॉन्ड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कुछ नहीं होता है, एक सिंपल पेपर टाइप की चीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि कंपनी इशू करती है। मान के चलो इस पेपर के ऊपर फेस वैल्यू जो लिखी है वो 1000 रुपए लिखी हुई है और ये आपने बॉन्ड जो है वो आज की रेट में परचेज किया, यानी कि मई में आपने परचेज किया। इसमें एक और डेट लिखी रहती है, एक तो वैल्यू लिखी रहती है फेस वैल्यू और डेट लिखी रहती है। मान के चलते हैं कि दिसंबर 2020 यहां पर डेट लिखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कंपनी के पास जाओगे दिसंबर 2020 में और आप वहां से कंपनी से 1000 रुपए ले लोगे, ठीक है। आपने क्या किया, कंपनी को लोन दिया एक कंपनी के बॉन्ड परचेज करके, राइट, क्योंकि एक प्रकार का लोन ही होता है जो कि पब्लिक से लिया जाता है। बट ये क्या होता है, यहां पर आप इस जब बॉन्ड को परचेज करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 800 रुपए और फिर जब आप इसको सेल करते हो तो इसकी वैल्यू जो फेस वैल्यू इसमें जो लिखी रहती है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। यानी कि आपकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू में आपको ये बॉन्ड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। इसके अलावा जो चौथी चीज जो हम लोग को देखने को मिलती है वो होती है डेट फंड। ये डेट जो होता है वो भी एक प्रकार का लोन ही होता है। कंपनी क्या करती है, लोगों को डेट फंड जो है वो ऑफर करती है, लोगों को बोलती है कि आप हमारी कंपनी के डेट परचेज कर लो, राइट, और उसके एवज में लोग जो है वो कंपनी को पैसा देते हैं। अब डेट फंड में कंपनी का फायदा क्या होता है, ये बिल्कुल बैंक की तरह ही होता है, बट यहां पर क्या होता है कि बैंक जो होती है वो लोन देने के लिए कोलेटरल्स मांगती है, यानी कि कुछ चीजें गिरवी रखने के लिए बोलती है बैंक। बट यहां पर लोगों को जब डेट फंड इशू किया जाता है तो उस समय पर लोगों को कोई कंपनी कोलेटरल्स वगैरह नहीं देती, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की मतलब जमा करने के लिए लोगों के पास कोई एसेट जो है वो नहीं प्रोवाइड कराती है। तो ये तो सिर्फ एक पेपर दे देते हैं, एक अकाउंट बना के दे देते हैं जिसमें कि लोगों का डेट फंड जो है वो रखा रहता है, ठीक है। और ये डेट फंड कभी भी लोग जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी समय। बट देखो बॉन्ड और डेट फंड में क्या डिफरेंस है कि बॉन्ड जो होते हैं उसमें आप एक स्पेसिफिक डेट पर ही जाकर बॉन्ड को आप वापस विड्रॉ कर सकते हो, बट डेट फंड जो होता है वो आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो। और ये पूरा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करता है, जैसे कि आपने देखा होगा पेटीएम का म्यूचुअल फंड्स होता है और भी काफी सारी कंपनीज है उनके हम लोग को म्यूचुअल फंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, काफी सारी कंपनीज आजकल तो देखो जो इन्वेस्टर होता है, जैसे कि आप हो यहाँ पर, आपने क्या किया, एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेटीएम मनी भी है एक म्यूचुअल फंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपने पेटीएम मनी पर जो है वो पैसे इन्वेस्ट किया। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपके लिए अलग अलग जगहों पर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनीज पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग शेयर्स, अलग अलग सिक्योरिटीज जो है वो परचेज करते हैं। और फिर जैसे ही ये सिक्योरिटी परचेज अभी इन्होंने बाय किया, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, गोल्ड, डेट, ये सब चीजें जो है वो आप बाय कर सकते हो। जैसे कि कभी भी आपको मौका मिले तो आप कोई भी किसी भी जो ये म्यूचुअल फंड वाली ऐप होती है ना, उसको एक बार जाकर देखना, तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। एक शेयर्स दिखाई देगा, एक डिबेंचर्स दिखाई देगा, एक आपको कॉलम लिखा रहेगा कि आपको डेट परचेज करना है क्या, एक लिखा होगा कि जो डिजिटल गोल्ड का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐसी अलग अलग काफी सारी चीजें जो है वो आपको परचेज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें एफडी भी रहती है, फिक्स डिपॉजिट रहता है, रिकरिंग डिपॉजिट रहता है, काफी कुछ चीजें यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में मिल जाती हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब कंपनी ग्रो करती है तो फिर आपको रिटर्न जो है वो मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है वो पूरा ऑपरेट होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, यहां पर इसने अपने 6 डेट फंड को क्या किया है, शट डाउन कर दिया, होल्ड कर दिया कि कोई भी इंसान जो है वो इस डेट फंड को ना परचेज कर सकता है फ्रैंकलिन के, ना इसको बेच सकता है, ना इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसने पूरी चीज जो है वो बंद कर दी है। अब इससे क्या नुकसान हुआ गाइस, इससे लोगों ने, जैसे कि लोगों ने देखा कि यार फ्रैंकलिन ने ये कर दिया, अब दूसरी कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं। लोगों ने अपने फंड्स जो है वो निकालना शुरू कर दिए म्यूचुअल फंड से, यानी कि लोगों ने जो है वो विड्रॉ करना शुरू कर दिया अपने फंड्स। लोगों को डर लगा, उनको लगा कि अरे यार ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब म्यूचुअल फंड जब विड्रॉ होना शुरू होंगे तो मान के चलो आपकी कंपनीज को
पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को पैसा जो है वो लोगों को वापस देना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो पैसा निकालना शुरू कर दिया लोगों ने। और हमने अभी क्या बात करी थी कि अभी वैसे ही इकोनॉमी जो है वो किस में चल रही है, स्लो डाउन में हम लोग को देखने को मिल रही है। इकोनॉमी की तो वैसे ही हालत खराब है, ठीक है, और इकोनॉमी की हालत खराब होने के कारण लोग ने जो है वो पैसे कंपनी से वापस मांगना शुरू कर दिया कि लोगों ने कहा कि भाई हमारा पैसा वापस करो, कंपनी से तुरंत अपने जो शेयर्स डिबेंचर्स जो है वो निकालने शुरू कर दिए। अब कंपनी से अगर शेयर डिबेंचर्स निकालना शुरू हो जाएगा तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको याद है हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि अभी हमारी इकोनॉमी की वैसी हालत खराब है और हमें चाहिए मार्केट में पैसा, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया कि मार्केट को अगर इजी तरीके से चलाना है, कंट्रोल करना है और स्टेबल करना है तो पैसे का रोटेशन बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो नए व्यूअर्स को मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूं। तो देखो गाइस, एक कंपनी अगर काम नहीं करेगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। जैसे कि मान के चलो कि कंपनी काम किसके ऊपर करती है कि कंपनी को चाहिए पैसा काम करने के लिए। मैंने भी आपको बताया था ना कि कंपनी को चाहिए पैसा, कैपिटल चाहिए काम करने के लिए, और अगर कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तो कंपनी का काम जो है वो नहीं होगा। कंपनी का काम नहीं होगा तो वो जॉब्स जो है वो नहीं रखेगी। जैसे कि मान के चलो एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये कंपनी जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम करती है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के इसके काम होता है। बिल्डिंग में कितने सारे लेबर्स की आवश्यकता होती है। अगर कंपनी बिल्डिंग नहीं बनाएगी तो लेबर्स जो है उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, लोगों को जॉब से जो है वो निकाल दिया जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो लोग जो है वो मार्केट में कुछ चीज परचेज नहीं कर पाएंगे, और अगर परचेज नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, इकोनॉमी शट डाउन होने लगेगी। क्योंकि ये इकोनॉमी जो चलती है इसके पीछे का बड़ा कारण होता है कि लोग बाग जो है वो चीजें मतलब खरीदें, स्पेंड करें। स्पेंडिंग के ऊपर बेस्ड ये मार्केट चलती है और इकोनॉमी चलती है। जो मार्केट को अगर आपको स्टेबल करना है, इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो स्पेंडिंग लिमिट जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। अब कैसे खर्चा नहीं करेंगे, तो लोग जो है एम्प्लॉय जो है, जैसे कि इनको अगर सैलरी मिली, मान लेते हैं हम लोग एक बार कि अच्छे मार्केट अच्छा चल रहा है, लोग जो है उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो लोगों को सैलरी मिल रही है। अब जिन लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो वेरियस प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, वो सामान खरीदेंगे, बेसिक नीड्स जो है वो अपनी फुलफिल करेंगे और लग्जरी नीड्स अपनी फुलफिल करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय को जो है वो सैलरी मिली तो एम्प्लॉय क्या करेगा, जाकर एक दुकान से कपड़े परचेस करेगा। अब दुकान से जब कपड़े ये परचेस करेगा तो ये दुकान वाले को देगा पैसे, और दुकान वाले को ये पैसे देगा तो दुकान वाले उसके यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं, जो वो लोग काम करते हैं, उनको वो दुकान वाला पैसे बांटेगा। फिर ये चीजें जो है वो फिर से बार बार इस प्रकार से जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। और हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि एक इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होती जाएगी। जब जब पैसा घूमेगा मार्केट में तब तक इकोनॉमी स्टेबल होती रहेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट तो आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था, अब दोबारा से क्लियर हुआ है। अब एकदम से अगर इकोनॉमी जो है वो स्टॉप हो गई, इकोनॉमी में हम लोग को एकदम से शटडाउन देखने को मिला, और जो कंपनी को पैसे की जरूरत थी, जिस कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू जो है वो शेयर्स, डिबेंचर्स और ये सब चीजें रिलीज करके जो है वो पैसा रेस किया था, अगर ये पैसा बाहर जाने लगा तब क्या होगा, एक्टिविटी और शटडाउन होगी, इकोनॉमी जो है वो और गिरने लगेगी। और देखो हालत जो है वो इस प्रकार से इकोनॉमी की फिर और डाउन होती जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर लोग आपसे पैसे मांगे तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो मैं आपको 50,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप, अगर लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आप जो है वो हमसे लोन लो, हमसे पैसे लो और लोगों को वापस कर दो पैसे, अगर मानते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रेशर में नहीं आओगे। क्योंकि लोग जब इनके पास पैसे मांगेंगे और इनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी, तो प्रेशर में आ जाएंगे, राइट। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो प्रेशर में ना आए, और उसके एवज में लोग जो है, क्योंकि सिटीजन, अगर सिटीजन प्रेशर्स में आ गए तो विद्रोह हो जाएगा। ये वाली चीज भी आप लोग को एक बैकग्राउंड में रखनी है, क्योंकि लोगों को अगर कंपनीज पैसे नहीं देंगी तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, राइट। ऐसी स्थिति हम लोग को चाहिए भी नहीं। तो इसलिए यहां पर पूरी चीजों को स्टेबल करने के लिए वेरियस डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ रुपीस ऑफर किए हैं, ठीक है। और ये रेपो रेट के तहत हम लोग को देखने को मिलेंगे। कहा गया कि 3 महीने में 90 डेज के अंदर एक फिक्स्ड रेट जो है वो डिसाइड किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, जिसके आधार पर म्यूचुअल फंड्स को पैसे प्रोवाइड कराएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को पैसे देगी, तो अगर ये स्टेटमेंट आता है तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकर्स बैंक। ये जनरल स्टेटमेंट हम लोग को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर्स बैंक। तो ये क्या करेगी, बैंक को लोन देगी। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, राइट। वी नो अबाउट इट। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि रेपो रेट के आधार पर ये पूरी चीज चलेंगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो है वो लोन देंगी, और बैंक जो है फिर फर्दर म्यूचुअल फंड्स को लोन देंगे, राइट। अब बैंक जो है वो कुछ भी कर सकती है। बैंक या तो उनके जो सिक्योरिटीज वगैरह है वो अपने पास रखवा के, कोलेटर्स रखवा कर म्यूचुअल फंड्स को पैसे देंगी, जिसके चलते म्यूचुअल फंड जो है वो किसी प्रेशर में ना आए लोगों के, और लोग जो है फिर फर्दर किसी प्रेशर में ना आए, और फिर विद्रोह जो है वो इस प्रकार का शुरू ना हो। तो इन पूरी चीजों को देखते हुए ये आरबीआई ने ये पूरी मतलब व्यवस्था जो है वो करी है 50,000 करोड़ रुपए की। एंड गाइस, आई होप कि आप लोग को ये वाला कंसेप्ट
जो है म्यूचुअल फंड्स का वो क्लियर हो गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की हालत खराब है और आपको ये कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स अगर प्रेशर हो रहा है तो वो प्रेशर जो है उनको पब्लिक से मिलेगा, राइट। अब अगर ये पब्लिक को पैसे नहीं देंगे तो पब्लिक विद्रोह पे आ जाएगी, राइट। और अगर ये पैसे दे देंगे तो स्थिति कंट्रोल्ड रहेगी और इनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको पैसे प्रोवाइड करा रही है और मार्केट जो है वो स्टेबल रहे, क्योंकि मार्केट में अगर अनस्टेबिलिटी आती है, किसी भी प्रकार की मार्केट में चीजें खराब होती है तो और भी स्थिति और भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगा। तो ये बस चीज आपको सही रखनी है, दिमाग में क्लियर रखनी है। और बस फिर आज इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गए, बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी भी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। आज सिर्फ एक ही टॉपिक है, आपको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में सिर्फ पढ़ना है, इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। हालांकि ये वाला टॉपिक मैं आप लोग को बता चुका हूं, और अगर आप नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो ये टॉपिक, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और मैंने आपको बताया ना कि आईएएस पीसीएस ज्ञान, यहां पर भी आप चाहो तो ये जो पढ़ने के बाद जो भी आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ उसकी स्क्रीनशॉट जो है, स्क्रीनशॉट नहीं, मैंने फोटो खींच के फोटो कैप्चर करके आप आईएएस पीसीएस ज्ञान नाम का एक हमारा स्टडी ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, तो वहां पर आप जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट वगैरह तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक को करने से पहले ये नोटिस है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लेना फिर इस टॉपिक को करना, ठीक है। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए या इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।